हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपको परिवेश किताब का 8वां चैप्टर, ये जो 8वां चैप्टर है ये क्लास 8 के बच्चों के लिए है, जिसका टाइटल है समय का उपयोग, है ना, यूटिलिटी ऑफ टाइम, ये डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जिससे हम सब लोगों को ये जानने में मदद मिलेगी कि समय हमारे लिए कितना मूल्यवान होता है। आप यहाँ पाठ परिचय में देख भी सकते हो कि इसमें बताया गया है कि समय बहुत मूल्यवान होता है, इसलिए हमें अपने कार्य समय पर करने चाहिए, टाल मटोल नहीं करना चाहिए। समय का सदुपयोग ही विकास और सफलता की कुंजी है। समय किसी का इंतज़ार नहीं करता, अतः हम सभी को समय के साथ में चलना चाहिए। यहाँ मैंने अपने कोचिंग सेंटर का नाम लिखा है और यही मेरा यूट्यूब चैनल है, न्यू एज कोचिंग। तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार आपसे कहूँगा कि मेरा चैनल इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन के साथ में इसे लाइक करिए, और चैप्टर ख़त्म होने के बाद में मैं आपके कमेंट्स का भी वेट करूँगा कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा। इस चैप्टर का उपयोग क्या है? इस चैप्टर से हम अपने जीवन कौशल के बारे में सीखते हैं, समय की उपयोगिता के बारे में सीखते हैं, आलस्य का त्याग करने के बारे में सीखते हैं। ये हम सब लोगों को जागरूक करता है, सजग बनाता है और कर्मठता की, अनुशासन का पाठ भी पढ़ाता है। तो बस अब और ज़्यादा बातें नहीं करता, बस चैप्टर शुरू करता हूँ। अच्छा, यहाँ एक छोटा सा एक्सरसाइज है, जिसमें ये लिखा गया है कि यू हैव टू मेक ए टाइम टेबल, अपना समय सारणी बनाइए, है ना। तो आप चाहो तो एक पेपर शीट पर अपनी टाइम टेबल बना सकते हो कि सवेरे जगने के बाद सीक्वेंसेज में कौन से काम आप कब कब करते हो और किन कामों को करने में कितना समय लगता है। एक बार जब ये टाइम टेबल बन जाएगा तो उसके बाद आप देख सकते हो, आपको पता चलेगा कि आप किस काम में ज़्यादा समय बर्बाद करते हो जिसमें आपको नहीं करना चाहिए। यू कैन इवेलुएट योर टाइम टेबल योर सेल्फ। ओके। तो कहानी की शुरुआत में, इस चैप्टर की शुरुआत में एक छोटी सी कविता लिखी है। कविता क्या है ये है कि एक किसान ने बीज उगाए गेहूं धान समेत, उपजाऊ मिट्टी देती थी खुशियों का संकेत। लहर आई जब खेती सबने मिल गाया गान, पर किसान ने फसल न काटी उसको रहा न ध्यान। इसी बीच में पंछी आए भूरे श्यामल श्वेत, गेहूं धान चुगे सारे तब किसान हुआ निश्चेत। पछताया वह किसान बेचारा मिट्टी हो गई रेत, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ये जो आखिरी लाइन है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, ये अक्सर आपने कई लोगों के मुँह से सुना होगा। अक्सर बड़े लोग, हमारे सीनियर्स, हमारे माता पिता, वो बच्चों को बताते रहते हैं, सिखाते रहते हैं कि भाई समय से अपने काम कर लो, नहीं तो फिर बाद में कहना पड़ेगा कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ये जो 6-8 पंक्तियों में कविता है, इसमें क्या बताया गया है कि एक छोटी सी कहानी है कि एक किसान ने खेत में बीज से गेहूं धान उगाए, है ना, जो भी अनाज होते हैं उसने उगाए, और उसकी खेत की मिट्टी बड़ी उपजाऊ थी, तो उसमें से अक्सर काफ़ी बढ़िया फसल होती थी। लहराई जब खेती, है ना, जब खेत में फसल तैयार हो गई तो सब लोगों ने खुशी के गीत गाए। तो फसल तैयार होने के बाद में क्या करना होता है? फिर तो हार्वेस्टिंग टाइम होता है, फसल की कटाई का समय होता है। अब उस किसान को इस बात का ध्यान नहीं रहा कि भाई फसल की कटाई करके फसल को हमें सेफली अपने घर में स्टोर में रख लेना है, ये बात उससे छूट गई। और जब इस काम में देरी हो गई तो क्या हुआ कि आस पड़ोस के गांव से बहुत सारे बर्ड्स, बहुत सारे पक्षी आए, है ना, तरह तरह के, भूरे श्यामल श्वेत, श्यामल का मतलब होता है काले रंग के, और वे सब आ करके उसका गेहूं भी चुग गए, धान भी चुग गए, जो भी फसल उसने लगाई थी वो सब का सब वो पक्षी चुग करके खा गए। और तब जाकर के किसान की आँख खुली, उसका ध्यान आया। लेकिन अब तो खेत खाली हो चुका था, खेत की सारी फसल को चिड़ियों ने, पक्षियों ने खा लिया था।
तो अब वो किसान बेचारा क्या हो करता खाली खेतों को देख करके। इसीलिए आखिर में लिखा है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। कहने का मतलब ये है कि हम सब लोगों को समय पर मेहनत करनी चाहिए। जो काम जिस समय पर किया जाना है उसे उसी समय पर करना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते तो फिर क्या होता है, तब फिर ऐसा होता है कि हमें पछताना होता है। लेकिन पछताने से तो कोई बात बनेगी नहीं ना, पछताने से तो कोई बात बनेगी नहीं। आप जिस चीज़ को मिस कर चुके हो तो मिस हो गया, जा चुका, ऐसा होता है। इस खेत का पिक्चर हम लोग देख सकते हैं और यहाँ पर हम लोग किसान को भी देख रखे हैं कि किस तरीके से उसने अपने सिर पर हाथ रखा हुआ है। तो अब आप देखो कि ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। कौन सी कहावत? कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो एक्चुअली में इस कहावत के पीछे की कहानी कुछ ऐसी रही होगी जो यहाँ हम लोगों ने सुना। अर्थात समय पर काम न करने से पछताने के सिवाय कुछ भी हाथ नहीं आता। समय के साथ जो चलता है वही जीवन में सफल होता है। समय तो मुट्ठी की रेत की तरह हाथ से फिसल जाता है। एक बार बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। तो फिर क्या करें, क्या करना चाहिए हम सब लोगों को? समय के पूर्व अपना काम समाप्त कर लेना चाहिए, या उस किसान की तरह से आलस करना चाहिए जिसने उपजाऊ मिट्टी में फसल उगाई, उसकी फसल सोने की तरह लहलहाई भी, किंतु तैयार फसल को काटने के बदले वह आलस कर गया। और इसका परिणाम क्या हुआ कि पंछियों ने उसका पूरा खेत ही चुग लिया। सारी फसल पक्षियों ने साफ कर डाली। वह बेचारा भारी मन लिए अब और क्या करता था, बस वो रिपेंट कर सकता था, पश्चाताप कर सकता था, लेकिन उससे उसकी खोई हुई फसल वापस तो नहीं आएगी। तो हमारे जीवन में कल क्या होगा ये कोई नहीं जानता, अतः भविष्य के लिए हमें कोई भी कार्य नहीं छोड़ना चाहिए। वो जो आदत होती है ना लोगों के अंदर में, प्रोक्रेस्टिनेशन, कल के लिए काम छोड़ते हैं। हाँ, प्रोक्रेस्टिनेशन मैं आपको लिख करके बताता हूँ, ये आजकल के नए समय की बीमारी है और अक्सर ना बड़े बड़े लोगों में भी ये होता है। PROCRASTINATION, है ना। इसको हम लोग क्या कहेंगे? टाल मटोल की बीमारी। वो बस टाल मटोल करते रहते हैं, अच्छा अच्छा शाम में कर लेंगे, अच्छा अच्छा कल सवेरे कर लेंगे, और ऐसे करके बिल्कुल डेडलाइन सामने आ जाती है और बंदे को पश्चाताप करना होता है, ऐसे ही किसानों के जैसे ही। अतः भविष्य के लिए हमें कोई भी कार्य नहीं छोड़ना चाहिए। जो लोग आज का काम कल पर टालते हैं वे जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाते। अब यहाँ पर कबीर साहब की एक बड़ी अच्छी कविता लिखी हुई, कविता नहीं एक्चुअली में कबीर साहब जो लिखते थे उसे दोहा कहा जाता था, है ना। तो उन्होंने एक दोहे में सारी बात कह दी है। ये दोहा क्या है? ये दोहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट दोहा है, इसमें लाइफ का बहुत बड़ा लेसन छिपा हुआ है, जो हमें डिसिप्लिन में रहने को कहता है, जो हमें समय की कीमत समझने को कहता है, समय की इम्पोर्टेंस समझने के बारे में बताता है। फिर से दोहराता हूँ, उन्होंने क्या कहा कि काल करे सो आज कर, मतलब जो काम आपको कल करना है उसे कल क्यों करें? अगर अभी आपके पास मौका है, आज मौका है, तो इसे क्यों ना आज करें। और जो काम आज करना है उसका भी इंतज़ार क्या करना, बस शुरू हो जाओ, अभी के अभी कर लो। फिर आगे वो कहते हैं कि पल में प्रलय होएगी। अब किस समय हमारी धरती पर कौन सी आपदा आ जाएगी, हमारी लाइफ में कौन सी प्रॉब्लम आ जाएगी, ये कोई जानता है? ये कह करके तो होता नहीं। तो ऐसे में जो आपके पास में बहुत सारे काम हैं वो कब करोगे? तो कुल मिलाकर के इस दोहे का ये मतलब है कि हमें अपना काम समय पर करना चाहिए, आलस नहीं करना चाहिए, खाली नहीं बैठना चाहिए। अगर हमारे हाथ में काम है
तो क्यों ना हम उसकी लिस्ट बना लें और एक एक करके करना शुरू करें, एक एक करके उसको फिनिश करना शुरू करें। इस पेज के नीचे आप एक शब्दार्थ देख रहे हैं, श्यामल। श्यामल का मतलब होता है काला और सांवला, है ना। श्याम शब्द आपने कृष्ण के लिए भी सुना होगा, और कृष्ण का मतलब भी काला होता है, तो अक्सर हम लोग सांवले रंग के लिए, काले रंग के लिए इस शब्द का प्रयोग करते हैं। कौन सा शब्द है ये? तो ये शब्द है काला। अब अगले पेज पर चलते हैं, क्या बताया गया है यहाँ पे। सचमुच में समय पल भर में ही बीत जाता है। उसे किसी को कहना थोड़े ना होता है, ना उसे किसी से पूछना होता है, वो तो बस बीत रहा है, चल रहा है, समय का पहिया चलता रहता है। कई बार हम कई ज़रूरी और महत्वपूर्ण काम को टालने का प्रयास करते हैं, किंतु जब परेशानी अपने चरम पर होती है, बिल्कुल पीक पे होती है, तब हम जागते हैं। जैसे कल ही एग्ज़ाम है और आज दोपहर में किसी बच्चे की नींद खुल गई। नींद खुलने का मतलब है उसे होश आ गया कि अरे मुझे तो इतने सारे नोट्स याद करने थे, इतने सारे क्वेश्चन पेपर याद करने थे, उस समरी को रिवाइज़ करना था, इस नोट्स को रिवाइज़ करना था। तो एक दिन में आप क्या ही कर लोगे, और एक दिन में याद की हुई सारी बातें कल को याद रहेंगी क्या? नहीं, याद की हुई बातों को हमें बार बार दोहराना भी होता है, यही बात है। किंतु तब इतना वक्त भी नहीं होता कि हम उस काम को कर सकें। कई बार हम सारी पढ़ाई परीक्षा के पहले दिन के लिए टाल देते हैं, और ये नहीं सोचते कि यदि उस दिन अचानक कोई आपदा, कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, है ना, कोई बड़ी प्रॉब्लम, बिजली गुल हो जाए, आंधी तूफान आ जाए, तबीयत खराब हो जाए, अचानक घर में मेहमान आ जाएं, तो पढ़ाई किस प्रकार पूरी होगी। इसीलिए कबीर की शिक्षा मान करके कल का काम आज ही कर लेना चाहिए। अधिकतम लोगों की ये सोच होती है कि जब समय आएगा तब उस काम को कर लेंगे। ऐसे लोगों से कुछ साधारण प्रश्न भी किया जाएगा तो वो निरुत्तर रह जाएंगे, वो जवाब ही नहीं दे पाएंगे। जैसे कि अगर हम उन्हें पूछ लें कि क्या जब हमें भूख लगती है उसके बाद खाना बनाना शुरू किया जाता है, या भोजन की व्यवस्था पहले से ही कर ली जाती है? आप बताओ तो ज़रा। इससे रिलेटेड एक कहावत भी है कि कुछ है बड़ा प्यारा सा, बाद में बताऊंगा कभी। कहने का मतलब ये है कि हमारे घर में माँ को पता होता है ना कि भाई ये नाश्ता करने का समय है, ये दोपहर के लंच का समय है, ये रात के डिनर का समय है। तो जब बच्चे उनके पास में आ कर के बताएं कि मम्मा भूख लगी है, भूख लगी है, घर के लोग आकर के उनसे कहें कि भूख लगी है, भूख लगी है, तो क्या वो उसके बाद खाना पकाना शुरू करती हैं? नहीं, उन्हें पता है कि हर दिन के रूटीन में लगभग इतने बजे बच्चों को स्कूल जाना होता है, इतने बच्चे बड़े लोगों को ऑफिस जाना होता है, तो उन्हें इस समय नाश्ता चाहिए, इस समय ब्रेकफास्ट चाहिए, इस समय लंच चाहिए। किसी को टिफ़िन पैक करके देना है तो वो कर देती हैं वो। इसी तरह से रात में भी वो किसी के कहने का, बताने का इंतज़ार नहीं करती कि भूख लगी है, भूख लगी है। उन्हें पता है लगभग इस समय पर भूख लगती हैं, तो वो उसके 1-2 घंटे पहले ही खाना पकाना शुरू कर देती हैं। ऐसा ही होता है ना। क्या हम चोट लगने के बाद दवा खरीदने बाज़ार की ओर भागते हैं, या घर में पहले से ही कोई दवा रखी होती है ताकि अचानक आने वाली परिस्थिति में कुछ प्राथमिक चिकित्सा हो सके? तो बच्चों, आप सबको याद है, आप सब ने भी अपने अपने घरों में फर्स्ट एड बॉक्स बना करके रखा होगा ना। तो वो फर्स्ट एड बॉक्स होता क्यों है? इसी चीज़ के लिए तो होता है कि भाई अगर घर के किसी भी मेंबर को कोई चोट वोट लग गई हो और छोटी सी चोट है, उसे कंट्रोल किया जा सकता है, तो बस फर्स्ट एड बॉक्स से बोरोलिन निकाला, डेटॉल निकाला, रुई निकाला, बीटाडिन निकाला और हम लोग उसके ऊपर लगा देते हैं। ऐसा ही होता है ना। और अगर आप चोट लग गई, खून बह रहा है, उसके बाद में कोई बाहर जा कर के दवा खरीद करके लाए, तो फिर तो ऐसे में काफ़ी देर तक उसका खून बह चुका होगा, कुछ बड़ा नुकसान भी हो सकता है। क्या हम अचानक बिजली गुल हो जाने पर मोमबत्ती या टॉर्च की व्यवस्था करने के लिए भागते हैं, या इस प्रकार की सुविधा
पहले से ही घरों में विद्यमान होती है। सोच करके देखो, तो हम सब लोगों के घरों में, है ना, जो पेरेंट्स होते हैं, बड़े होते हैं, वो इसका कुछ ना कुछ उपाय करके रखते हैं घर में। या तो उन्होंने इन्वर्टर लगा रखा होगा, या घर में किसी एक डेफिनेट प्लेस पर माचिस रखी होगी, कैंडल्स रखे होंगे, लैंप रखा हुआ हो सकता है, इमरजेंसी लाइट रखी हो सकती है, होती है ना, बिल्कुल होनी चाहिए। क्योंकि उन्हें पता होता है कि हमें इस तरह की सिचुएशन में पहले से तैयारी करके रखनी चाहिए, प्रॉब्लम आने का इंतजार नहीं करना चाहिए। जो रूटीन प्रॉब्लम है जिनके बारे में हम जानते हैं, उसका उपाय करके रखते हैं। तो हम प्यास लगने पर कुआं तो नहीं खोदते ना। समय रहते ही अपनी सुविधा और आवश्यकता की व्यवस्था हर समझदार व्यक्ति करता है। यहाँ तक कि जीव जंतु भी समय रहते अपनी सुविधा की व्यवस्था कर लेते हैं। जैसे कि चींटी चींटी वर्षा होने के पूर्व ही ढेर सारा भोजन अपने बिल में जमा कर लेती है, चाहे इसके लिए उसे लगातार मेहनत क्यों ना करनी पड़े। तो कई बार जब हम चींटियों को देखते हैं ना, गुड़ की ढेली, चीनी की ढेली या खाने की चीज़ें को धक्का दे दे करके वो अपने बिल के पास ले जाते हैं। इतना बड़ा टुकड़ा भी होता है कभी कभी खाने का, जिसे एक चींटी या 10 चींटियाँ 50 चींटियाँ एक बार में नहीं खा सकती, लेकिन वो उसे ठेल ठेल करके ले जाते हैं। तो एक्चुअली में उसके पीछे में भी उनकी यही सोच होती है कि वो रेनी डेज के लिए उसे सेव करके रख रहे होते हैं। पक्षी अंडा देने के पहले ही अपना घोंसला बना लेते हैं, तो फिर हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते। समय के साथ तालमेल बैठाना ही बुद्धिमानी है। ये तो हमें सोचना होगा कि हम समय को किस प्रकार बांध पाएंगे। अब समय कोई ऐसी फिजिकल चीज़ तो है नहीं जिसे आप बांध सको। तो यहाँ पर समय को बांध सकने का अर्थ है समय की कद्र करना, समय की वैल्यू करना, उसका इम्पोर्टेंस समझना। हर बीतते हुए समय के साथ साथ में हमारे हाथ में जो ज़रूरी काम है उसका निपटारा करना, वो भी बहुत ज़रूरी काम होता है। तो समय को बांधने का मतलब ये नहीं है कि समय को बांधना, उसका इम्पोर्टेंस करना, समय के साथ चलना। मनुष्य ने सभ्यता के आरंभ होने के साथ साथ ही समय की कीमत पहचानी थी और उसका महत्व जान करके समय के साथ चलने की कोशिश की। मानव ने सूर्य के उदय होने और अस्त होने के समय को बांधने के लिए घड़ी की खोज की और वर्ष पर्यंत चलने वाले समय के चक्र को कैलेंडर का आविष्कार कर बांधने की कोशिश की। तो वस्तुतः प्रैक्टिकली बात क्या है, हम समय को बांध नहीं सकते, लेकिन हम समय का हिसाब तो रख सकते हैं, समय के साथ तो चल सकते हैं। यहाँ आप दो शब्द देख रहे हैं, एक तो है आपदा, मुसीबत, दुख, क्लेश, कठिनाई का समय, ये उसका साइनोनिम है। और प्राथमिक उपचार आप समझते ही हो, फर्स्ट एड। तो किसी भी तरह की चोट फोट लगने पर जो सबसे पहले हमें उपचार करना चाहिए, घाव की सफाई कर देनी चाहिए, डिटॉल लगा देना चाहिए, बीटाडिन या बोरोलिन लगा देना चाहिए, दैट्स इट, ये है। तो हम लोगों ने क्या कहा कि भाई समय को बांध तो नहीं सकते, समय के साथ ज़रूर चल सकते हैं। समय का हिसाब रखने की बात कि ये काम इतने समय में, इस तारीख तक, इस समय तक पूरा हो जाना था, तो हमने उसे पूरा किया कि नहीं। यदि हम हाथ पर हाथ रख कर के बैठ जाएंगे और समय का उचित संचालन नहीं करेंगे, तो हमारे पास हाथ मलते रह जाने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। तो बच्चों, एक बार मैं फिर से याद दिलाता हूँ, ये मेरा चैनल है न्यू एज कोचिंग, इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि आने वाले समय में मैं आपको इस किताब के बाकी सारे चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन, समरी लेकर के आ रहा हूँ, सॉल्यूशन भी लेकर के आऊँगा। समय के साथ चलने के लिए अनुशासित होना सबसे ज़रूरी है। गेट इन डिसिप्लिन। किसी अन्य उदाहरण को ढूंढने के बदले यदि हम अपने आसपास देखें तो प्रकृति इस अनुशासन का सर्वोत्तम उदाहरण है। क्या सूरज को कहना होता है कि भाई जगो, रोशनी फैलाना शुरू करो? क्या पृथ्वी को कहना होता है कि तुम अपनी धुरी पर घूमा करो? नहीं ना। तो यही बात है कि सूरज नियमित रूप से उदय और अस्त होता है, उगता है और डूबता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर निश्चित गति में घूमती रहती है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा निश्चित अवधि में पूरी करता है। चंद्रमा का पृथ्वी को पूरा करने में लगने वाला समय क्या है पता है? ये लगभग
29 दिनों का समय होता है, 29 डेज का, है ना। आप कहोगे 30 डेज, तो मैंने कहा ना 29 डेज से थोड़ा सा कुछ होता है। इसी वजह से जो हमारा हिंदू पंचांग वाला कैलेंडर होता है, कई बार उसमें कभी कभी कोई तिथि आधी होती है, तो किसी एक ही दिन की तिथि में दो दो तिथियाँ हो जाती हैं। और हमारे जो मुस्लिम भाई हैं उनका जो हिजरी कैलेंडर है वो तो चाँद की गति पर ही बेस्ड है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा निश्चित अवधि में करती है, मौसम का निश्चित समय होता है ना, कि इतने इतने महीनों के मौसम होते हैं। अगली बार जाड़े का मौसम फिर इस महीने में आएगा, अगली बार गर्मी का मौसम फिर इस महीने में आएगा। समुद्र में जो ज्वार भाटा आता है उसकी भी निश्चित अवधि होती है। प्रकाश की किरणें निश्चित गति से चलती हैं, ध्वनि की रफ्तार भी निश्चित है। हम ये समझते हैं कि हम आज़ाद देश के निवासी हैं, इसलिए हमें सब कुछ करने की आज़ादी है, जैसे मनचाहा काम करने की आज़ादी, मनचाही बातें करने की आज़ादी, जी भरकर आलस करने की आज़ादी। लेकिन ये आलस करने की आज़ादी तो नहीं होनी चाहिए, मैं इसके फेवर में नहीं हूँ। आप भी ज़रा सा ध्यान से सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको भी आलस करने की आज़ादी नहीं मिलनी चाहिए। अब एक और छोटी सी कहानी है यहाँ पर, जिसके ज़रिए हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि टाल मटोल करने से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। नुकसान होता है ना। एक थे टालू मास्टर, वे हर काम को टालने में माहिर थे। एक बार उनके पास एक व्यक्ति मैसेज लेकर के आया। टालू मास्टर ने अपनी प्रकृति के अनुसार कहा कि कल आना, और ऐसा कह करके उन्होंने टाल दिया। अगले दिन भी उनका वही जवाब था, कहा था ना कि कल आना, आज क्यों आए? सो कल तो कभी आना ही नहीं था। कल कभी आता है क्या? नहीं आता। हर दिन आप कह सकते हो कि कल कल, आने वाला कल, कल होता ही नहीं। बाद में जब टालू मास्टर को पता चला तो वह संदेश उनकी पदोन्नति, उनके प्रमोशन से रिलेटेड था, वो जो चिट्ठी थी सो, जिसके लिए उन्हें तुरंत इंटरव्यू के लिए जाना था, तुरंत साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था। पर अब क्या हो सकता था? टालू मास्टर अपनी टालने की प्रवृत्ति के कारण, टालने की आदत के कारण ये इतना बढ़िया मौका, इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी उन्होंने मिस कर दी। तो अब उनके पास पछताने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं बचा था, जैसा कि हमने किसान की कहानी में भी देखा था। तो हम मनुष्य होकर के यदि समय के अनुरूप स्वयं को अनुशासित नहीं कर पाए तो हमारे समझदार होने का कोई औचित्य नहीं है। हमें समय को अपनी मुट्ठी में बांध कर रखना सीखना पड़ेगा। हाथ की पहली उंगली प्रथमा की तरह हमें अपना लक्ष्य निश्चित करना पड़ेगा। वे सारे काम जो हम करना चाहते हैं उनकी सूची बना लें तो आसानी रहेगी। तो मैंने कहा ना कि ये एक बड़ी अच्छी आदत है कि हर दिन जब आप बैठो सवेरे में नाश्ता वगैरह करने के बाद में, तो क्यों ना आपके हाथ में एक नोटपैड हो, एक जर्नल हो, जहाँ पर आपको जो भी काम करने हैं उसकी एक लिस्ट बना लो। फिर आप उसकी प्रायोरिटी भी डिफाइन कर सकते हो कि कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम बाद में करना है। आप उसमें ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा काम मोस्ट अर्जेंट है, किस काम को हम दोपहर में कर सकते हैं, कौन सा काम शाम में करने पर भी नुकसान नहीं होगा। और एक बार जब आपकी ये लिस्ट बन गई तो बस आप काम को करते चलो। हमें अपनी बीच की लंबी उंगली मध्यमा की तरह अपनी सूची में प्राथमिकता, है ना, मैंने कहा ना अभी, प्रायोरिटीज़ भी हमें डिफाइन करने चाहिए। बिल्कुल, काम की प्रायोरिटी, हाँ आप इसका नंबर कह लो। तो जैसे सूची कैसे बनेगी कामों की? कामों की सूची ऐसे लिखा, फिर उसके नीचे आपको ना नंबर देने हैं, 1 2 3, पहला काम, दूसरा काम, तीसरा काम। और कामों को लिखने के बाद में आप इसके बगल में चाहो तो इसका प्रायोरिटी का नंबर भी डिफ़ाइन कर सकते हो कि अरे नहीं, इसको हम दूसरे नंबर पर कर सकते हैं, ये दूसरा वाला काम तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे पहले नंबर पर करना है, तीसरा काम चलो ठीक है तीसरे नंबर पर होगा। ऐसे करके आपको प्रायोरिटी बनानी चाहिए।
अच्छा, अब ये ज़रूरी नहीं कि हमारी सूची लिखित हो, लेकिन कई लोगों को लिख करके नोटबुक में या लिस्ट मेंटेन करके टिक मार्क करके करने में ज़्यादा सुविधा होती है। अगर आप अपने मन में मेंटेन कर सकते हो तो कोई बात नहीं, कर सकते हैं। तो आप अपने मन में भी लक्ष्यों की सूची बना सकते हैं। अनामिका उंगली की तरह वे सारे काम जो अवास्तविक हैं, है ना, जो रियल नहीं हैं, जो ज़रूरी नहीं हैं, जिनको तुरंत पूरा किए जाने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें आप अपनी सूची से स्ट्राइक आउट भी कर सकते हैं, कहने को काट भी सकते हैं कि ये बहुत ज़रूरी नहीं है। तो ये तो बड़ी अच्छी बात सिखाई, और इस बात की मैं भी पैरवी करता हूँ कि लोगों को अपने बचे हुए कामों का एक लिस्ट बना लेना चाहिए, उसकी प्रायोरिटी डिसाइड कर लेनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली काम करना चाहिए, और समय समय पर उस लिस्ट को आप अपडेट भी करते चलो, है ना। कभी कभी आपको उसमें अपने काम को सफल करना होगा, थोड़ा सा प्रायोरिटी ऊपर नीचे भी करना हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण कुछ लक्ष्यों को चुनें और छोटी उंगली कनिष्ठा की तरह अपने मंसूबों को, मंसूबा का मतलब है लक्ष्य को, वैसे ही दृढ़ बना करके काम करें जैसे कृष्ण जी ने दृढ़ता से अपनी छोटी उंगली में गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। अंगूठे की सहायता से उंगलियां वस्तुओं को पकड़ने के काम करती हैं, तो मन पक्का करके निर्धारित समय के पहले ही अपना काम पूरा कर समय को अपनी मुट्ठी में जकड़ लें। हम मनुष्य हैं और हमारे पास सोचने की बहुमूल्य शक्ति है, इसलिए यदि हम चाहें तो समय का कुशलता के साथ प्रयोग करके समय के साथ उस बुद्धिमान कछुए की तरह होड़ भी ले सकते हैं, रेस भी लगा सकते हैं। तो बुद्धिमान कछुआ की चर्चा हो रही है, तो कछुए की कहानी याद है सब लोगों को, कछुए और खरगोश की कहानी, जिसमें कछुआ जो है वो लगातार चलता रहता है और खरगोश को थोड़ा सा अपनी स्पीड का घमंड होता है, तो वो ठहर करके आराम करने लगता है, आलस की वजह से सो जाता है, और कछुआ चलते चलते रेस जीत जाता है। और जब खरगोश की नींद खुलती है तो पता चलता है कि रेस खत्म हो गई, कछुआ जीत चुका है। तो इससे संबंधित भी एक छोटी सी कहानी है जो अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा इस चैप्टर में। इस पेज में फिर से हम लोग देख रहे हैं शब्दार्थ। परिक्रमा, परिक्रमा का मतलब होता है चक्कर लगाना। माहिर होना, ये एडजेक्टिव है, निपुण, एक्सपर्ट, स्किल्ड होना। पदोन्नति, प्रमोशन बोलते हैं इंग्लिश में, इसको हिंदी में उर्दू में तरक्की भी बोलते हैं। साक्षात्कार आप समझ सकते हो, इंटरव्यू। अनुरूप, किसी चीज़ के अकॉर्डिंगली, उसके अनुसार काम करना, उसके समान होना, सदृश होना। मंसूबा, इरादा, विचार, है ना। लक्ष्य। होड़, होड़ का मतलब है कंपटीशन, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़। तो ये जो शब्दार्थ वाले शब्द हैं, ये भी आपको ना प्रैक्टिस करते रहने चाहिए। कैसे प्रैक्टिस करोगे आप? इसके सेंटेंसेस बना करके, इसको बोल करके अपने वाक्यों में, जब भी हिंदी बोलने का मौका लगे। तो अब जल्दी से हम लोग खरगोश और कछुए की कहानी फिर से सुन लेते हैं। अब यहाँ जो कछुए और खरगोश की कहानी है, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, यहाँ सीन थोड़ा सा बदल गया है, सुनाता हूँ। तो खरगोश और कछुए की दौड़ की कहानी तो सबने सुनी होगी कि किस तरह खरगोश ने सोकर के समय गंवाया, और वहीं पर कछुआ किस प्रकार बिना समय को नष्ट किए अपने लक्ष्य की ओर लगातार चलता गया, और अंत में दौड़ में जीत भी जाता है वो। तो एक द्रुत गति, द्रुत गति का मतलब है यहाँ पे हाई स्पीड, ओके, हाई स्पीड से भाग सकने वाले खरगोश को भी समय गंवाने के कारण मुंह की खानी पड़ी थी। मुंह की खानी, हार झेलना पड़ना। उस घटना के बहुत समय बाद की बात है कि कछुए और खरगोश की दौड़ फिर से आयोजित की गई। इस बार खरगोश का जीतने का पूरा इरादा था। उसने सोच रखा था कि वो सोएगा नहीं, और वह किसी भी तरह से समय नष्ट नहीं करने वाला था। कछुआ भी यह जानता था कि इस बार खरगोश को किसी युक्ति से, है ना, किसी ट्रिक से ही हराया जा सकेगा, क्योंकि उसे पिछली बार का अनुभव है। तो उसने एक छोटी सी शर्त रखी। क्या शर्त रखी?
इस बार उसने ये शर्त रखी कि इस बार हम लोग पहाड़ी के ऊपर न जा कर के ऊपर से नीचे ढलान की तरफ दौड़ेंगे, ऊपर से नीचे ऐसे ढलान की तरफ दौड़ेंगे। तो खरगोश को भला इसमें क्या आपत्ति होती, उसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। ढलान वाले मार्ग में भी उसकी जो गति है वो हर हालत में कछुए से तेज होती है, तो हम लोग समझ सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हो कि ये खरगोश दौड़ रहा है और ये कछुआ है, लेकिन यहाँ पर देखो कछुए के पैर में कुछ लगे हैं, रोलर स्केट्स। तो निर्धारित समय पर जो शेड्यूल टाइम था, कछुए और खरगोश की दूसरी दौड़ शुरू हुई। खरगोश ने ये देख कर के दांतों तले उंगली दबा ली कि इस बार कछुआ और भी तेजी से दौड़ा और फिर से दौड़ में विजयी हो गया। तो भला कैसे, ये जादू कैसे हुआ, ये अचरज की बात है, ऐसा हुआ कैसे? तो मैंने कहा ना कि इस पिक्चर में ज़रा ध्यान से देखो कि कछुए के पैरों में क्या बंधा है, और मैंने कहा था देयर आर रोलर स्केट्स। तो बताया था ना कि कछुए ने एक शर्त रखी थी। शर्त उसने ये रखी कि भाई इस बार भी हम लोग रेस करेंगे तो पहाड़ी पर नीचे से ऊपर नहीं जाना है, ऊपर से नीचे आना है। और इसी शर्त का फ़ायदा उठाया कछुए ने, और ऊपर से नीचे आते समय उसने अपने पैरों में रोलर स्केट्स बांध रखे थे। अब रोलर स्केट्स लगाने के बाद में एक तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण नीचे खींचेगा, फिर रोलर स्केट्स, तो स्वाभाविक है कि कछुआ खरगोश से तेज़ दौड़ पाया। तो यदि हमें अपने समय के साथ होड़ लेने के लिए, वक्त के लिए पहिए पहनने पड़ें तो अवश्य पहनने चाहिए। पहिए पहनने का मतलब क्या है कि भाई अगर आपको स्कूल जाना है, एग्जामिनेशन का दिन है, बाकी के दिन तो आप रोज़ पैदल ही चले जाते हो, लेकिन एग्जामिनेशन का दिन है और आपके पास 10 मिनट समय बचा है, तो आप अपने घर से साइकिल से भी जा सकते हो, अपने पापा को बोल करके स्कूटर पर बैठ करके भी जा सकते हो, और जाना चाहिए। ये है यहाँ पर कि हमें समय के साथ होड़ लेने के लिए वक्त के पहिए पहनने पड़ें, वक्त के पहिए तो अवश्य पहनने चाहिए। आखिर हमारे पास एक मस्तिष्क है, दिमाग है, जिसका हम पूरा उपयोग कर सकते हैं, पर वक्त के पहिए तो अपनी बुद्धि का समुचित प्रयोग करके हमें ही ढूंढने पड़ेंगे। इस प्रयोग से हमें अपनी सद्बुद्धि का ही प्रयोग करना होगा, क्योंकि आपसी होड़ की दौड़ में अनुचित साधनों का प्रयोग हमें मनुष्य की श्रेणी में नीचे कर देगा। तो अगर हम मनुष्यों की श्रेणी में नीचे आ गए तो इसका मतलब हमें क्या समझा जाएगा कि हम कम बुद्धि वाले हैं, और जो श्रेष्ठ बुद्धि वाले हैं वो ऊपर हो गए। तो ज़िंदगी तो ऐसे ही है, हमें समय का भी ख्याल रखना चाहिए, और समय के साथ साथ में किस समय हमें अपनी बुद्धि का कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, इसका भी पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए। तभी हम जिंदगी की रेस में सफल हो पाएंगे। इस पेज पर आप दोनों चित्र देख रहे हो। पहले पिक्चर में आप कछुए और खरगोश को देख रहे हो, दूसरे पिक्चर में एक दीवार घड़ी बनी है जिसमें नंबर्स लिखे हुए हैं, और साथ में एक बच्चे को दिखाया जा रहा है कि वो कैसे दौड़ लगा रहा है। तो स्टूडेंट्स, बस ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होने वाला है। एक बार मैं मुहावरे को दोहरा देता हूँ। एक मुहावरा है, हाथ पर हाथ रख कर के बैठना, कुछ न करना, खाली बैठना, दांतों तले उंगली दबाना। इसका मतलब होता है चकित रह जाना, सरप्राइज्ड हो जाना। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, अवसर निकल जाने पर पछताना। मैं एक छोटा सा काम देना चाहूँगा आप स्टूडेंट्स को। तो जो स्टूडेंट्स पढ़ने लिखने में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं, जिन्हें लैंग्वेज से प्रेम है, तो क्यों ना आप ये काम करो कि ये जो यहाँ पर 3 मुहावरे हैं, इसका इंग्लिश वर्जन वो आपको लिख करके मुझे भेजना है ना। क्या करना है, मैंने क्या काम दिया आपको कि ट्राई टू फाइंड आउट द इंग्लिश वर्जन ऑफ these items। ओके, इंटरेस्टिंग रहेगा। तो बच्चों, इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? आज मैंने आपको ये चैप्टर पूरा का पूरा पढ़ाया है।
तो एक बार फिर से कहूँगा, न्यू एज कोचिंग, इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपने कमेंट ज़रूर लिखना। मैं धीरे धीरे करके आपकी किताब के सारे चैप्टर्स अपलोड करने वाला हूँ। तो हर चैप्टर के लिए 3 तरह का वीडियो हो सकता है, एक एक्सप्लेनेशन का हो सकता है, एक समरी का हो सकता है और तीसरा क्वेश्चन आंसर का, मैं उसका भी ख्याल रखूँगा। तो जल्दी मिलते हैं नए लेक्चर के साथ में। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।